हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वांट का पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर सितंबर 12 2025 का है। शिफ्ट 1 का पेपर है ये। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है क्वेश्चन? अरेंज द फ्रैक्शंस 5/9, 4/7, 3/5 एंड 2/3 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब हो गया छोटा से बड़ा। तो जो फ्रैक्शंस हम लोगों को दिया हुआ है उसको छोटे से बड़े में अरेंज करना है। पहले फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। 5/9, 4/7, 3/5 एंड 2/3। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज वैल्यू में और फिर बाद में फिर कंपेयर कर लेते हैं। और फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज में, इसके लिए एक सिंपल सा रूल है। फ्रैक्शन का वैल्यू लेना है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में परसेंटेज का सिंबल लिख देना है। देखते हैं 5/9 है तो 5/9 लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर परसेंटेज का साइन लिख दिए, जो कि हो जाएगा 500/9%। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 9 5 जा 45, 50, फिर से 9 5 जा 45, 5 बचेगा 5/9%। उसी तरीके से सेकंड वाला 4/7 फ्रैक्शन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 400/7%। जो कि हो जाएगा 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49, 1/7%। तीसरा 3/5 दिया हुआ है तो हम लोगों को पता है कि 1/5 का जो वैल्यू होता है वो 20% होता है। तो यहां से 3/5 जो होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 20%, जो कि 60%। और फोर्थ वैल्यू है 2/3। वैसे ही 1/3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 33 होल 1/3%। मतलब अगर इसको लिखेंगे हम लोग ब्रेक करके तो ये होता है 33 प्लस 1/3%, जो कि हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 66 प्लस 2/3% इज इक्वल टू 66 2/3%। तो अब हम लोगों को वैल्यूज आ गया परसेंटेज का। पहला वैल्यू 55% अप्रॉक्स है, दूसरा वैल्यू 57% अप्रॉक्स है, तीसरा वैल्यू 60% है और चौथा वैल्यू 66 2/3% है। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, 55, 57, 60, 66 2/3। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है 5/9, 4/7, 3/5 एंड 2/3। 5/9, 4/7, 3/5 एंड 2/3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना है, बस फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज वैल्यू में और फिर कंपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सिंप्लीफाई 2 होल 1/2 प्लस 3.6, 2 होल 1/2 प्लस 3.6 माइनस 1.9। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.5 डेसिमल वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2.5
प्लस 3.6 माइनस 1.9। अब सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन है, तो 6 प्लस 5, 6 5 11 का एक हाथ में 1, 3 2 5 1 6, तो ये हो गया 6.1 माइनस 1.9। ये इक्वल हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, तो 4.2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन में हम लोगों को इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है 7 होल 1/4, 7 होल 1/4 माइनस 5/6 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 1/2 इंटू 3/4 माइनस 1/4 और फिर सारा ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग बोर्ड मास रूल से। क्या होता है बोर्ड मास रूल? सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है ये सॉल्व होगा। 3/4 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। फिर 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ये हो जाएगा 1/4। तो यहां तक का सॉल्व कर लिया हम लोग 1/2, ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब 1/3 माइनस 1/4 करना है, 1/3 माइनस, यहां से सॉल्व किए तो 1/4 आया था, 1/4 एलसीएम 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो गया 1/12। अब 5/6 डिवाइडेड बाई, यहां से पूरा सॉल्व किए तो ये जो पार्ट सॉल्व किए हैं तो ये 1/12 आया है। तो 5/6 डिवाइडेड बाई 1/12, ये हो जाएगा 5/6, डिवीजन है तो इंटू 12/1, ये हो गया मेरा 6 से 2 टाइम्स, तो ये 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। तो ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर पूरा हम लोग सॉल्व किए तो इसका वैल्यू 10 आया है। 7 1/4, 7 1/4 का मतलब होता है 7.25, 1/4 का मतलब 0.25, तो ये हो गया 7.25 माइनस 10, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7.25 माइनस 7.25 प्लस 10, तो 10 माइनस 7.25 ये हो गया मेरा इज इक्वल टू माइनस 2.25, 2.75 माइनस 2.75, 2.7.75 का मतलब क्या हो गया? 0.75 इज इक्वल टू 75/100, 3/4 -2 3/4। तो ऑप्शन देख लेते हैं, -2 3/4 ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं हम लोगों के पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन। तो हम लोगों को रेशियो निकालना है, हम लोगों को रेशियो निकालना है जो कि प्रोफिशिएंट है पाइथन में
टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा। तो इन 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में वैसा रेशियो निकालना है हम लोगों को जो कि प्रोफिशिएंट है पाइथन में टू प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज जावा, और ये हम लोगों के पास वैल्यूज दिया हुआ है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से काफी इजीली सॉल्व हो जाता है। प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा। सो पहले एक सर्कल पाइथन के लिए बनाएंगे, दूसरा सर्कल जावा के लिए बनाएंगे। तो ये जो सर्कल है ये पाइथन को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल जावा को रिप्रेजेंट करता है। प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा, तो ये जो बोथ वाला पार्ट है पाइथन एंड जावा को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। प्रोफिशिएंट इन पाइथन ओनली, ये जो इधर वाला जो पार्ट है ये सिर्फ पाइथन ओनली को रिप्रेजेंट करता है, ये 70 दिया हुआ है। और प्रोफिशिएंट इन जावा ओनली, ये वाला पार्ट इधर है 60। और प्रोफिशिएंट इन नाइदर लैंग्वेज, मतलब दोनों में से कोई लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं है, वो 20 है, जो कि बाहर होगा सर्कल के। ऐड कर लेंगे अगर इन सबको तो 70 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 20, तो ये हो गया 0। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13 और 13 प्लस 7 20, तो मतलब 200। ये 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ब्रेकडाउन ऐसे दिया हुआ है। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि रेशियो पाइथन इज टू जावा का बताओ। तो पाइथन, ये पूरा सर्कल जो है ये पाइथन को रिप्रेजेंट करता है, और ये पूरा सर्कल जो है ये पूरा जावा को रिप्रेजेंट करता है। तो पाइथन का वैल्यू हो जाएगा मेरा, जो पाइथन इज टू जावा हम लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 70 प्लस 50 इज टू ये 60 प्लस 50, 60 प्लस 50, तो ये हो गया 120 इज टू 110। सो 12 इज टू 1, 12 इज टू 11, 12 इज टू 11। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अरविंद स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹80,000। तो अरविंद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है बाय इन्वेस्टिंग ₹80,000। आफ्टर 4 months भाविन ज्वाइंड विथ ₹1,20,000। तो 4 महीने के बाद उस बिजनेस को भाविन ने ज्वाइन किया विथ 1,20,000। ये भाविन ने ज्वाइन किया है आफ्टर 4 months। उसके बाद बोल रहा है एट द एंड ऑफ 8 months फ्रॉम द स्टार्ट चंदन ज्वाइंड विथ 1,60,000। तो चंदन ने भी बिजनेस को ज्वाइन किया विथ कैपिटल 1,60,000 एट द एंड ऑफ 8 months, मतलब आफ्टर 8 months फ्रॉम द स्टार्ट। तो आफ्टर 8 months if the total profit is ₹1,05,000 at the end of the year, find the share of Chandan। तो total profit is ₹1,05,000 at the end of year मतलब 12 months। तो at the end of 12 months तो हम लोगों से शेयर ऑफ चंदन पूछ रहा है कि चंदन का शेयर बताओ क्या होगा। शेयर ऑफ चंदन, तो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों का पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है।
और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रूल है। वो रूल क्या कहता है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, मतलब जिस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में डिवाइड होगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम लोगों को टाइम को भी कंसिडर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अरविंद ने 80,000 रुपये शुरुआत में लगाए थे, मतलब, और बिजनेस चला है 12 महीने के लिए, पूरे 1 साल। तो अरविंद का जो इन्वेस्टमेंट है वो 80,000 12 मंथ्स के लिए है। उसी तरीके से भाविन का जो इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, 1,20,000, ये भाविन ने ज्वाइन किया बिजनेस आफ्टर 4 मंथ्स। मतलब अगर अरविंद ने जनवरी में स्टार्ट किया था बिजनेस, तो अप्रैल खत्म होने के बाद भाविन ने ज्वाइन किया, तो बाकी रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए भाविन का इन्वेस्टमेंट है, मई से लेके दिसंबर तक, ऐसे समझ सकते हैं। और उसी तरीके से चंदन आया 1,60,000 के साथ, 1,60,000 के साथ आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब अगस्त के बाद, अगस्त जब खत्म हुआ होगा तब चंदन आया रिमेनिंग 4 मंथ्स के लिए, रिमेनिंग 4 मंथ्स के लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 8 96 इंटू 10 to the power 4, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फिर से 12 8 96 इंटू 10 to the power 4, और ये हो जाएगा 16 4 64, 10 to the power 4। तो 10 to the power 4, 10 to the power 4 और 10 to the power 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 8 से डिविजिबल है। 12 8 96, 12 8 96 और ये 8 8 64। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 और ये 4 2 8। मतलब अगर हम लोग इसको टोटल ऐड करते हैं 3 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट। मतलब अगर ये मेरा टोटल प्रॉफिट 8 यूनिट है, टोटल प्रॉफिट मेरा अगर ये 8 यूनिट है, तो उसमें जो अरविंद का जो शेयर है, अरविंद का जो शेयर है वो 3 यूनिट होगा। ये मेरा अरविंद का शेयर होगा, ये मेरा भाविन का शेयर होगा और ये मेरा चंदन का शेयर होगा। इस 8 यूनिट को इस तरह से डिवाइड करना है प्रॉफिट को। और हम लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 1,05,000 रुपये। हम लोगों को टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 1,05,000। मतलब 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास पता है कि 1,05,000 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1,05,000। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, बाई 8, और हम लोगों से पूछ रहा है 2 यूनिट का वैल्यू। तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1,05,000, 1,05,000 बाई 8 इंटू 2, जो कि हो जाएगा हम लोगों का 1,05,000 बाई 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं 4 से। तो 4 2 8 25, 4 6 24, 10, फिर से 4 2 8, फिर 2 20, 4 5 20 और फिर 0। मतलब 26,250 रुपये जो होगा, ये होगा हम लोगों का चंदन का शेयर टोटल प्रॉफिट में। 1,05,000 में जो चंदन का जो शेयर है वो है 26,250। ऑप्शन देख लेते हैं, 26,250, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। तो बस जब भी हम लोगों को पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसी रूल का, कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? A and B start a business. A invest 80,000 for 9 months. तो फिर वापस से वही चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट 80,000 है और टाइम मेरा 9 मंथ्स है। तो A में क्या है, 80,000 का इन्वेस्टमेंट है और 9 मंथ्स टाइम है। B इन्वेस्ट 1,20,000 for 6 months. B ने इन्वेस्ट करा है 1,60,000, सॉरी 1,20,000 फॉर 6 मंथ्स,
और बी का शेयर निकालना है, टोटल प्रॉफिट है 45,000। व्हाट इज बी शेयर ऑफ 45,000 प्रॉफिट? तो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है मेरे पास, टोटल प्रॉफिट 45,000 का है, और इसमें हम लोगों को शेयर ऑफ बी निकालना है, शेयर ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 72 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72 इंटू 10 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 12 6 72 72 इंटू 10 टू द पावर 4 1 2 3 4। तो ये भी 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4, ये तो 1:1 का रेशियो है, 1:1:2। तो बी का जो शेयर होगा, तो 2 का वैल्यू मेरे पास 45,000 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 45,000 बाई 2। तो 45,000 बाई 2 जो कि इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,000 और 500, 22,500। यही आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका भी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ये एवरेज का सवाल है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 250 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11? तो 100 से 250, तो 100 से 250 के बीच के सारे इंटीजर्स निकालना है और फिर उनका एवरेज निकालना है। और क्या है, हम लोगों के पास जो कंडीशन दिया हुआ है वो होना चाहिए कि जो सारे इंटीजर्स हैं वो डिविजिबल बाय 11 है। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं, तो जो मेरा बाउंड्री केस है 100, ये तो 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 इंटू 9 मेरा 99 होता है, और 11 इंटू 10 ये मेरा 110 होता है, जो कि मेरा 100 और 250 के बीच में आ रहा है। तो मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो मिल गया 110, और फिर 11 इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 121, फिर 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 132 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोगों को जाना है 250 के पास और सारे नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले तो 250 डिविजिबल है कि नहीं है, तो 250 डिविजिबल है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। तो 11 से ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 22 हो गया, ये 3 बचेगा 30, फिर 11 से ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 22 हो गया, तो ये 8। तो 250 माइनस 8 मतलब 242 जो होगा ये मेरा डिविजिबल है, और 253 फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा, जो कि मेरा 253 100 से 250 के बीच में आता नहीं है। तो जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट इंटीजर है वो है 242, सॉरी 242। अब इस तरह की जो सीरीज है, इस तरह का जो सीरीज है इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARITHMETIC प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने का एक सिंपल सा रूल होता है। वो रूल क्या कहता है कि क्यों ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। रूल ये होता है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स कहने का मतलब ये हुआ, कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं जैसे 110 121 कंसेक्यूटिव लगातार टर्म्स, 121 132 लगातार वाले टर्म्स है, ठीक है। उसी तरीके से 242 और माइनस जो भी 11 करके आएगा वो वाला जो टर्म होगा वो दोनों लगातार टर्म होगा। तो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है का जो डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स तो वो सेम होना चाहिए। जैसे 121 माइनस 110, 121 माइनस, ऑब्वियसली क्योंकि 11 से डिविजिबल है तो हम लोग 11 ऐड कर रहे हैं, तो डिफरेंस हमेशा सेम आएगा ही आएगा। तो इसलिए ऐसा सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डी, मतलब कॉमन डिफरेंस, CD। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए ये है कि जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो तो उसका जो एवरेज होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होगा।
ए रिप्रेजेंट्स फर्स्ट टर्म, एल रिप्रेजेंट्स लास्ट टर्म बाई 2। जब भी इस तरह का सीरीज हो, इसका एवरेज निकालना हो, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो फर्स्ट टर्म है वो 110 है और लास्ट टर्म है वो 242 है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये निकालना था कि जो ये 100 से 250 के बीच में जो पहला टर्म है जो कि कटे 11 से, और जो लास्ट टर्म है जो कि कटे 11 से और बाउंड्री को क्रॉस ना करे, 250 को क्रॉस ना करे, बाई 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2, 4 + 1 5, 2 + 1 352 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 7 2 जा 14, 176। तो ऐसे टर्म्स जो कि 100 से 250 के बीच में है और जो 11 से कटते हैं, वो ऐसे टर्म्स का जो एवरेज आया वो आया 176। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है ए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 80। तो हम लोगों के पास दिया हुआ है कि 15 नंबर का जो एवरेज है वो 80 है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता क्या है? एवरेज ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू होता है सम ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाई n, जितने नंबर्स हैं उसे डिवाइड करते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ n नंबर्स इनटू n। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 80, मतलब कि एवरेज ऑफ 15 नंबर्स नंबर्स इज इक्वल टू 80। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए सम ऑफ 15 नंबर्स क्या हो जाएगा? 15 नंबर्स इज इक्वल टू 15 इंटू एवरेज है 80 और 15, n का वैल्यू 15। तो एज्यूम कर लेते हैं जो नंबर्स हैं हमारे पास वो x1 x2 डॉट 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 x15, और ये 15 इंटू 80 कितना? 15 8 जा 120, मतलब ये 1200। तो ये एक इक्वेशन बना मेरे पास। तो जैसे पहला लाइन पढ़ेंगे कि द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 80, इसका मतलब x1 से लेके x15 का जो सम होगा वो 15 इंटू 80 होगा, 1200 होगा। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 72। मतलब अगर एवरेज पता है हम लोगों को कि 72 है, तो हम लोगों को सम भी पता है। तो x1 से लेके x6 तक का जो सम होगा वो हो जाएगा 72 इंटू 6, मतलब 6 2 12, 7 6 42, 432। तो इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। फिर आगे क्या लिख रहा है कि द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर्स इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर। तो 25% मोर, यहाँ पे जो चीज समझने के लिए है वो है 25% मोर। मतलब अगर मान लेते हैं नंबर अगर x है, रेशियो के लम में लिखना होगा, अगर जो नंबर है वो 100 है, तो जो 25% मोर होगा तो 100 का 25% 25, मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 125 होगा, और रेशियो के टर्म में हो जाएगा ये 25 4 जा और ये 25 5 जा। तो अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स 4 यूनिट है,
तो जो 25% ज़्यादा एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर्स का जो वैल्यू होगा वो 5 यूनिट होगा रेशियो के टर्म में। और ये वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ है कि ये जो एवरेज है ये 72 है। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 6 नंबर्स इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स। तो ये अगर 72 है तो इसको कर रहे हैं 18 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी कर देंगे 18 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 90। मतलब जो एवरेज जो नेक्स्ट 6 नंबर्स का है वो हम लोगों के पास दिया हुआ है 90। तो इसका मतलब जो सम है x7 से लेके x12 तक का, ये जो सम है ये होगा 90 इंटू 6, मतलब 540। इसको तीसरा इक्वेशन मान लो। तो अब इस 3 इक्वेशन से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि x1 प्लस x12 ये जो वैल्यू है, x1 से लेके x6 तक का जो सम है वो 432 और x7 से लेके x12 का जो वैल्यू है वो होगा 540। मतलब 500 प्लस 400 900 और 40 प्लस 32 72, मतलब 972। और x1 से लेके x15 तक का जो वैल्यू है वो है 1200। तो लास्ट 3 का जो वैल्यू होगा x13 प्लस x14 प्लस x15, ये हो जाएगा 1200 माइनस 972। मतलब 72 में 28 ऐड करेंगे तो ये 1000 होगा प्लस 200। तो जो कि वैल्यू बना देता है x13, x14 और x15 के सम का 228। तो ये फाइनली हम लोगों को पता चला लास्ट 3 नंबर का सम। फिर से देख लेते हैं क्या क्या किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 80, तो सम ऑफ 15 नंबर्स निकाल लिए 15 इंटू 80। फिर एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स इज 72, तो फिर सम निकाल दिए x1 से लेके x6 तक का 72 इंटू 6 432। फिर बोला कि द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 6 नंबर्स, मतलब जो एवरेज है, मतलब कि जो सम है x7 प्लस x12 इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स। तो अगर 25% मोर बोल रहा है, मतलब अगर 100 है वैल्यू तो वो सेकंड वैल्यू क्या होगा 125। तो रेशियो के टर्म में क्या हो गया ये 4:5। और प्रीवियस एवरेज हम लोगों को पता है कि फर्स्ट 6 नंबर्स का 72 है, तो 4 का वैल्यू 72, उसी तरीके से तो 5 का वैल्यू 90 हो जाएगा। और जब 90 पता चल गया, मतलब एवरेज पता चल गया x7 से लेके x12 का, तो 90 इंटू 6 करेंगे तो 540, तो सम पता चल जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट 3 नंबर का सम निकाल लिए हम लोग 228, क्योंकि पहला से लेके 15 तक का 1200 पता था और 1 से लेके 12 तक का हम लोगों को पता चल गया कि 972 है, माइनस करेंगे तो लास्ट 3 का सम निकल जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब बोल रहा है कि द 13th नंबर इज 8 मोर देन द 15th नंबर, मतलब 13th नंबर इज 8 मोर देन द 15th नंबर, मतलब x15 प्लस 8 है। 13th number is 8 more than the 15th number and the 14th number is 10 less than the 15th number and 14th number is 10 less than the 15th number, मतलब 10 कम है 15 से। ठीक है, 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है, 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है तथा 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है, 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। तो ये दोनों इक्वेशन लिख दिए। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, 13वीं और 14वीं संख्या का औसत ज्ञात करें, औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज ऑफ x13 एंड x14, ये हो जाएगा x13 प्लस x14 बाई 2, जो कि हो जाएगा x15 प्लस 8। x13 के जगह पे हम लिख सकते हैं x15 प्लस 8 प्लस x15 माइनस 10 बाई 2। जो कि इज इक्वल टू, तो x15 प्लस x15 ये हो गया 2x15
और -10 + 8 ये हो जाएगा -2/2। तो कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x15 - 1/2। 2 कैंसिल आउट हो गया। तो एवरेज ऑफ x13 एंड x14 हम लोगों का x15 - 1 है। अब x15 का वैल्यू निकालना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए, फाइनल आंसर निकालने के लिए। तो x15 का वैल्यू कैसे निकलेगा? x15 का वैल्यू इस इक्वेशन पे निकल सकता है। x13 का वैल्यू हम लोगों को पता है कि x15 + 8 है। x14 का वैल्यू पता है x15 - 10 है, प्लस x15 को x15 ही रहने देते हैं, और इस तीनों का सम 228 है। तो x15 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 तो ये हो जाएगा 3x15 -10 + 8 मतलब -2 = 228। तो ये हो जाएगा 3x15 = 228 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 230। तो यहाँ से x15 का जो वैल्यू आ रहा है ये हो गया 230/3। और एवरेज निकालने के लिए जो हम लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये है x15 - 1। x15 - 1 मतलब 230/3 - 1 जो कि हो जाएगा 230 - 3/3 227/3 = 3 से ये जाएगा 7 3 = 21, फिर 17, 3 से 5 = 15, ये हो गया 2/3। और 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब होता है कि 2/3 का मतलब होता है, तो डेसिमल दिए तो 0, 3 6 = 18, फिर 2, फिर 0, 3 6 = 18 मतलब 0.66 डॉट मतलब 0.67। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0.67 इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 75.67 यही आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या है इसका आंसर का ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 75.67। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 कह रहा है कि अ लैंडलॉर्ड बॉट अ फ्लैट फॉर ₹8 lakhs। तो प्राइस ऑफ द फ्लैट जो है, प्राइस ऑफ द फ्लैट है 8 lakhs 800,000। ही वॉन्ट्स टू अर्न अ 9% एनुअल रिटर्न। तो 9% एनुअल रिटर्न चाहिए उसको, 9% एनुअल रिटर्न RETUR 9% एनुअल। तो 1% का वैल्यू क्या होता है? 1% का वैल्यू होगा 1/100 मतलब कि 8,000 रुपीज। तो 9% मतलब हो गया 9 × 8,000 रुपीज मतलब 72,000। तो उसको 72,000 सालाना रिटर्न चाहिए अपने इस 8 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर पेइंग 2,000 रुपीज पर मंथ फॉर मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस चार्ज 2,000 रुपीज है। तो अगर 72,000 रुपए उसको चाहिए एनुअली, तो उसको पर मंथ कितना चाहिए होगा? 72,000 पर मंथ उसका कितना बनेगा भाई? 12 मतलब कि 6,000 रुपए। और उसको मेंटेनेंस के रूप में कितना पे करना है? 2,000 रुपीज पर मंथ मेंटेनेंस, मतलब जो रेंट लेगा वो फ्लैट को, वो 2,000 रुपीज मेंटेनेंस भी देना होगा। तो ताकि 2,000 रुपीज मेंटेनेंस में चला जाए और 6,000 रुपए के हिसाब से 72,000 रुपए का उसको एनुअल 9% रिटर्न भी मिल जाए। तो इसका मतलब जो व्हाट शुड बी द मंथली रेंट, तो मंथली रेंट जो जब हम फिक्स करेंगे, मंथली रेंट जब हम फिक्स करेंगे, ये 6,000 रुपए जो कि मेरा 9% एनुअल रिटर्न वाला क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, और प्लस 2,000 रुपए पर मंथ जो मेंटेनेंस हम ले रहे हैं वो चीज। तो 6,000 + 2,000 मतलब 8,000। तो 8,000 रुपीज पर मंथ अगर हम रेंट रखेंगे
तो मेरा दोनों क्राइटेरिया, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है। मतलब हम 2,000 रुपये मेंटेनेंस भी दे देंगे, और मेंटेनेंस हम लैंडलॉर्ड अपने पॉकेट से तो देगा नहीं, तो 2,000 रुपये मेंटेनेंस भी दे देंगे, और 6,000 रुपये के हिसाब से 72,000 रुपये, जो कि 9% होता है 8 लाख रुपए का, वो भी रिटर्न हमको एनुअल रिटर्न मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 8,000 रुपीज पर मंथ, क्वेश्चन नंबर 59 का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, an amount is said to double in 5 years with compound interest. तो how many years will it take for the amount to grow 8 times? तो कोई अमाउंट है 5 years में डबल हो जाता है, मतलब ये अमाउंट अगर ए था तो ये अमाउंट 2a हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस में क्या होता है कि ये जो मेरा ड्यूरेशन है, जिस टाइम पे ये डबल हुआ, तो इसी ड्यूरेशन के बाद ये वाला जो अमाउंट है ये डबल हो जाएगा। मतलब जो मेरा 2a है, फिर से 5 years के लिए अगर हम इसको रख देंगे तो ये मेरा 4a बन जाएगा, और फिर से 5 years के लिए अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये मेरा 8a बन जाएगा। और एक्चुअली क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो टू 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब ए जो है ये 8a बन गया, 8 टाइम्स हो गया, कितने दिनों में, 5 साल प्लस 5 साल प्लस 5 साल, 15 ईयर्स में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। A sum becomes 6,600 in 2 years and 7,920 in 3 years. तो कोई सम है, मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल है, ये 6,600 बन गया 2 years में। तो ये सम मान लेते हैं 1 साल के बाद, हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करते हैं 1 year के हिसाब से। तो 1 साल में ये सम अमाउंट 1 A1 बनेगा, फिर से ये सम प्लस 1 year ये 6,600 बनेगा। मतलब कि ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1 2 साल में 6,600 बन गया, और 3 साल में प्लस 1 3 साल में 7,920 बन गया। एट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है ये बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, एक रूल जिसको याद रखना चाहिए, और ये रूल हम अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से, जो कि चैनल पे अपलोडेड है। जो लोग इंटरेस्टेड है वहाँ से भी देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं जाके कि ये आता कैसे है ये फॉर्मूला क्या कहता है हम लोग का, कि जो अमाउंट आफ्टर n ईयर्स का जो वैल्यू होगा, वो अमाउंट उसके प्रीवियस ईयर्स n-1 इंटू 100 प्लस रेट % के बराबर होगा। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे ये जो 6,600 बना आफ्टर 2 years +1 आफ्टर 2 years, और ये जो 7,920 बना आफ्टर 3 years, ये जो मेरा अमाउंट 2 है और ये मेरा अमाउंट 3 है, ये दो जो चीज़ दिया हुआ है हम लोगों के पास, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7,920 इज इक्वल टू 6,600 इंटू 100 प्लस रेट, और ये जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रेट का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0000 कैंसिल आउट हो गया, और 7,920 बाई 66 इज इक्वल टू 100 प्लस आर। 11 से देखते हैं, तो ये 11 से 7 जा 77, 11 2 जा 22, ये 0,
ये 6 से हो जाएगा 120। तो दिस एम्प्लाइज 120 इज इक्वल टू 100 प्लस आर। तो देयरफॉर आर का जो वैल्यू है ये आ जाता है मेरा 120 माइनस 20%। ठीक है, लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है क्या, कि हम लोगों से पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट बताओ कि क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ये डायग्राम याद रखना ज़रूरी है। फिर से इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट मेरा A1 बनता है, फिर ये अमाउंट A2 बनता है, और ये फिर अमाउंट 3 बनता है। ये कैसे बनता है, 100 प्लस R% से मल्टीप्लाई करते हैं तब, 100 प्लस R% से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है। ठीक है, तो मतलब ये जो प्रिंसिपल है, ये इसको 120% प्रिंसिपल है, इसको 120% से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा A1 बनेगा, जो हम लोगों को नहीं पता है। फिर 120% से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा A2 बनेगा, और A2 हम लोगों को पता है, A2 हम लोगों को पता है कि 6600 है। तो ये इक्वेशन हम लोगों का आ गया 6600। और 120% का मतलब क्या होता है, 120% का मतलब होता है 120/100। तो ये हो जाएगा 20 से ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 6/5। तो सॉल्व करेंगे अगर, तो प्रिंसिपल इंटू 6/5 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 6600। तो ये हो गया प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6600 इंटू 25/36। तो ये 6 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1100, ये वापस से 6 हो जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई कर देता है तो 25 1 जा 25, हाथ में 2, 25 1 जा 25 प्लस 2 275 00/6। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 2 जा 6, 2 7 2 जा 14, 2 5 2 जा 10 और 0, और ये 3, मतलब 13750/3। इसको अगर सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 से 4 जा 12, 17, 3 से 5 जा 15, 25, 3 8 जा 24, 10, 3 3 जा 9, डेसिमल देंगे तो फिर से 0, 10, 3 3 जा 9, तो 4583.33। तो ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट किए थे। तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल, 4583.33, तो ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये कह रहा था कि अमाउंट जो होगा AN इज इक्वल टू अमाउंट N-1 इंटू 100 प्लस R%। ये इस कंसेप्ट पे आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिंसिपल के लिए काम करेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ईयर का जो हम लोगों को अमाउंट निकालना है, तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेके AN-1 और 100 प्लस R%, जहाँ पे R रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल मेरा अमाउंट 1 जो बन रहा है, ये इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 100 प्लस R% से। ठीक है, मतलब अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, फिर A2 बनेगा, तो फिर वही चीज़ 100 प्लस R% से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये A3 बनेगा, तो 100 प्लस R% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर एंड अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। यहाँ पे अमाउंट का मतलब हो गया कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। इसको हम एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वीडियो में। जिसको डाउट है वो जाके चेक कर सकता है, 20 मिनट से कम का वीडियो है वो।
तो सारा डाउट अगर कुछ है तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सुमन परचेस्ड 25 लीटर्स ऑफ मिल्क एट ₹45 पर लीटर। तो मतलब जो 25 लीटर का जो 25 लीटर मिल्क है इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है पर लीटर? 45 पर लीटर, 45 पर लीटर। एंड अनदर 15 लीटर्स, और फिर और 15 लीटर मिल्क का जो प्राइस दिया है वो है 50 पर लीटर। ये 50 पर लीटर। सी कंबाइंड बोथ क्वांटिटीज एंड देन सोल्ड द एंटायर मिक्सचर एट ₹48 पर लीटर। तो इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो 25 लीटर और 15 लीटर तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 लीटर, और इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एंड सोल्ड द एंटायर मिक्सचर। तो सेलिंग प्राइस जो है मिक्सचर का वो है 48 पर लीटर, 48 पर लीटर। तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि 40 लीटर का क्या होगा। जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ 40 लीटर्स मिल्क जो होगा वो क्या है, तो 25 लीटर है ₹45 पर लीटर के हिसाब से, तो 25 इंटू 45 प्लस 15 लीटर है ₹50 के हिसाब से, तो 15 इंटू 50। तो देखा जाए तो 15 कॉमन आ जा रहा है, तो अगर 15 कॉमन आता है तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे इंटू 3, 25 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 15 कॉमन है तो ये हो जाएगा 50। मतलब 15 3 जा 45, 45 इंटू 25 ये लिखा हुआ है, प्लस 15 इंटू 50, 15 इंटू 50 अगर ब्रैकेट को ये करेंगे तो रिमूव करेंगे तो 15 हो जाएगा, और ये हो गया 25 3 75 प्लस 50, तो मतलब 15 इंटू ये हो जाएगा 125। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 लीटर्स आया। सॉल्व कर लेते हैं तो 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30, 37 3 15 1 जा 15, तो 1875। तो ₹1875 मेरा 40 लीटर का कॉस्ट प्राइस आया, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि 48 पर लीटर है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 40 लीटर्स, ऑब्वियसली एग्जाम में इतना लिखना नहीं है क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना है तो हम इतना लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में, लेकिन सॉल्व ऐसे ही करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 लीटर्स हो जाएगा 48 इंटू 40, 48 इंटू 40, तो जो कि हो जाएगा 8 4 जा 32, 3 4 4 जा 16, 1920, 1920। तो 1990 में सेल कर रहे हैं, और लागत मतलब कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस था वो 1875 था, तो 1875 मेरा सीपी था, 1920 मेरा सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्लस, तो ये 75 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1900, और 25 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 45, मतलब 45 रुपीज़ का प्रॉफिट है। क्या पूछ रहा है हम लोगों से? हम लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट वाज हर टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट है इसका प्रॉफिट ऑफ 45, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63। A toy manufacturer produced 1200 toy cars at a total cost of 90,000। मतलब 1200 टॉय कार्स का जो कॉस्ट है वो है 90,000 रुपये, 90,000। ही डोनेटेड 200 कार्स टू अ चैरिटी। तो 200 को डोनेट कर दिया गया। डोनेट करने का मतलब है कि इस पे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये फ्री में बांट दिए एक तरीके से। तो बचा कितना? मेरे पास 1000 टॉयज, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इस 1000 पे डिसाइड होगा। तो ही डोनेटेड 200 कार्स टू अ चैरिटी फॉर द रेस्ट मतलब कि जो बचा हुआ जो है कार है, टॉय कार है 1000। ही अनाउंस्ड अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ₹120 पर कार। तो 120 रुपीज़ मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है 120 रुपीज़, और डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट है 10% का। तो 10% डिस्काउंट कहने का मतलब हुआ 10 का वैल्यू वही 1/10, तो डिस्काउंट मतलब
मतलब 120 रुपये का जो मेरा टॉय है, जो मार्क प्राइस है पर टॉय, उसमें हम 12 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। तो मतलब 108 में पर टॉय हम सेल करेंगे, ठीक है, जो कि बाकी रिमेनिंग मेरा टॉयज है। 10% डिस्काउंट इतना पर कर। ही ऑल्सो ऑफर्ड 2 टॉय कार्स फ्री फॉर एवरी 8 टॉय कार्स। तो एक और चीज ऑफर हो रहा है यहाँ पे कि 2 कार्स फ्री फॉर एवरी 8 टॉयज, मतलब 2 कार फ्री दे रहे हैं हर 8 टॉय पर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टॉयज होगा वो क्या होगा, 8 इंटू 108 होगा। 8 क्यों? 8 इसलिए क्योंकि 8 कार का पैसा ले रहे हैं और बाकी 2 कार हम फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 8 64, 6 8 0 0 6 864 रुपीज़। तो 10 टॉय का जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 864 होगा। तो अगर 1000 का हमको निकालना है, ये 1000 जो कि मेरा रिमेनिंग टॉयज है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 करने के लिए इसको 10 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 864,000 मतलब 86,400। तो 1000 टॉयज। तो और टोटल टॉयज का मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, 90,000, 1200 टॉयज का, जिसमें से 200 डोनेट कर दिए। तो मेरा इक्वेशन कैसा बना इसमें कि 90,000 मेरा कॉस्ट प्राइस था और 86,400 मेरा सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, तो 600 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 87,000 और फिर 3,000, तो मतलब कि माइनस 3600। तो 3600 का लॉस किस पे हो रहा है, ये मेरा जो कॉस्ट प्राइस है इस पे हो रहा है। तो 3600 का लॉस हो रहा है 90,000 पे। तो 00 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 36/900, 36/900। वापस से इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना होगा तो इन फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में परसेंटेज का साइन देंगे। तो ये 00 फिर से 00 कैंसिल, तो ये हो गया 4%। 4% लॉस। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का 4% लॉस, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। A retailer marks an air conditioner 80% above its cost price। तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100x है। तो अ रिटेलर मार्क्स एन एयर कंडीशनर 80% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस जो होगा वो क्या होगा, 100x मेरा कॉस्ट प्राइस है, इसका 80% निकालेंगे तो 80x निकलेगा, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180x। ड्यूरिंग अ फेस्टिव ऑफर एन एडिशनल डिस्काउंट, ही ऑफर्स अ फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो 25% का मतलब हो गया 1/4। 25% का मतलब हो गया 1/4। तो 1/4 अगर इसका निकालेंगे तो 180x था, 4 4 जा 16 और 20 हो जाएगा 45x का डिस्काउंट दे दिए, तो ये हो गया 135x। तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद मेरा सामान का जो सेलिंग प्राइस बन रहा है वो हो रहा है 135x। ड्यूरिंग अ फेस्टिव ऑफर एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% इज अप्लाइड ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। तो 135x पे फिर से 10% का हमको डिस्काउंट देना है, मतलब फिर से 10% का डिस्काउंट देना है। तो 10% यहाँ पे कितना होगा, 13.5x, 10% मतलब 1/10। तो फिर से 135x में डिस्काउंट दे रहे हैं माइनस 13.5x का। तो ये हो जाएगा 135 में 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 घटाएंगे तो 125, 122 और तो ये हो जाएगा 121
0.5x। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस इज रुपीज 15,552, तो 121.5x का जो वैल्यू है, मतलब 121.5x का जो वैल्यू है वो क्या है, 15,552। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना होगा तो 15,552 1552 बाई 121 1215 इंटू 10। तो सॉल्व करते हैं अगर हम इसको, तो 5 5 10 15 तो 17 1 18, 3 से तो कट रहा है, तो हो जाएगा 3 5 15, 3 1 3, 25 24, ये 4 और ये हो गया 05 इंटू 10। फिर से 3 से 5 1 6, 8 से 14 4 18, तो ये हो जाएगा 17 3 जा 51, 3 2 जा 6 24, ये हो गया 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 135 इंटू 10। तो 3 5 जा 15, 22 21 6 और ये हो जाएगा 3 4 3 जा 12 45 इंटू 10। तो ये 5 से 9 टाइम्स, ये 5 से 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 36, 9 4 जा 36, तो 64, 9 से कटेगा ये 64 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 128। तो ये वैल्यू मेरा x का आया, तो x का वैल्यू मेरा आ रहा है 128। x का वैल्यू मेरा कितना है, 128। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर। तो 100x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 12,800, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, A 40 liter mixture contains juice and water in the ratio 5:3। तो एक 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें जूस इज टू वाटर का रेशियो दिया हुआ है 5:3। हाउ मच वाटर, तो 5:3 मतलब का क्या हो, इस रेशियो को अगर करेंगे तो 5 और 3 8, जो कि मिक्सचर का है। तो 8 का वैल्यू, 8 यूनिट का वैल्यू 40 लीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू होगा 5 यूनिट, ये वैल्यू होगा 25 लीटर, और ये जो वैल्यू होगा ये होगा 15 लीटर। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया हम लोगों का रेशियो से। हाउ मच वाटर इन लीटर्स मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर। तो हम लोगों को ऐड क्या करना है, वाटर। तो हम लोगों को वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है टू चेंज द रेशियो टू जूस टू वाटर 2/3। तो जो न्यू रेशियो बन रहा है जूस टू वाटर का, वो रेशियो बन रहा है 2/3, और हम लोग ऐड कर रहे हैं वाटर। तो जो जूस का जो वैल्यू है, मतलब 25 लीटर, वो 25 ही रहेगा, और ये जो 15 लीटर वाटर था, मान लेते हैं कि x लीटर वाटर ऐड किए। सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा इक्वेशन है। ये हो जाएगा 30 + 2x, 30 + 2x इज इक्वल टू 75। तो 2x का जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 - 30, 75 - 30 मतलब 45। 5 में से 0 जाएगा तो 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4। तो x का जो वैल्यू आया ये हो जाएगा 22.5, 22.5।
ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों से पूछ क्या रहा था कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू चेंज द रेशियो ऑफ जूस टू वाटर टू 2:3। तो वाटर का जो वैल्यू जो एक्स एज्यूम किए थे वो 22.5 आया। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए इज एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज। मतलब ए किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, वाइल बी टेक्स 20 डेज टू फिनिश द सेम टास्क। जबकि बी उसी टास्क को फिनिश करने में 20 डेज लगाता है। तो इफ दे कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर 4 days, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल स्टिल रिमेन? तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों का टाइम एंड वर्क का सवाल है, और इसके लिए एक सिंपल सा रूल हम लोग यूज करते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के लिए। रूल क्या कहता है कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कार्य करने की क्षमता, कि तुम कितना कार्य कर सकते हो यूनिट टाइम में। मतलब मान लेते हैं कि अगर हम 1 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो हम 5 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 50। ठीक है, अगर हम एक घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हम 5 आवर्स में 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो 50 क्वेश्चंस है ये मेरा क्या है? ये मेरा वर्क है। और 10 क्वेश्चंस पर आवर जो है, 10 क्वेश्चंस पर आवर ये मेरा एफिशिएंसी है, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता। और कितने घंटे के लिए काम किए हम? 5 घंटे के लिए काम किए। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। रेशियो का यूज़ कैसे करेंगे कि मान लेते हैं कि जैसे वर्क जो हो रहा है ना ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक ही काम कर रहे हैं दोनों लोग, ए और बी दोनों। तो वर्क क्या है? वर्क मेरा कांस्टेंट है। तो जब वर्क कांस्टेंट रहेगा तो वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी, ऐसा लिख सकते हैं। और जब वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा और टाइम का जो रेशियो होगा वो आपस में रेसिप्रोकल होगा, या टाइम का जो रेशियो होगा और एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो आपस में उल्टा होगा। समझाते हैं कैसे, देखो यहाँ पे A:B हम लोग टाइम का रेशियो लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं ये 15:20 है, तो ये हो गया 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20। तो ये है मेरा टाइम का रेशियो, मतलब टाइम टेकन बाय ए बाय टाइम टेकन बाय बी। तो ये किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है। अब अगर हमको एफिशिएंसी निकालना है कि एफिशिएंसी ऑफ ए का क्षमता इज टू बी का क्षमता, बी का एफिशिएंसी, ये इसका उल्टा होगा, 3:4 की जगह 4:3। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, ए कितना टाइम लगाता है? ए लगाता है टाइम मेरा 15 डेज करने के लिए, 15 डेज। और बी कितना लगाता है? बी लगाता है 20 डेज। तो यहां से हम वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। या तो हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें ए का एफिशिएंसी, 15 × 4 60, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है तो मेरे पास दोनों टाइम एक ही वर्क मिलेगा। तो 20 × 3 60। तो टोटल वर्क मेरा 60 निकल गया। हम लोग क्या किए? ए और बी के टाइम का रेशियो लिए 15-20, इसको सॉल्व कर लिया 3:4, ये मेरा टाइम का रेशियो निकला। इसका उल्टा कर दिया, एफिशिएंसी निकल गया ए और बी का 4:3, और फिर एक्चुअल जो टाइम दिया हुआ है 15 डेज और 20 डेज उससे मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल लिए 60। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ दे कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर 4 days, मतलब ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 days, ए
and B work together for 4 days, तो A का एफिशिएंसी प्लस B का एफिशिएंसी, ये लोग एक दिन में कितना काम करता है? ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, मतलब टोटल 7 काम करेगा। ठीक है, मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, 15 दिन में 60 काम कर लिया। बी एक दिन में 3 काम करता है, 20 दिन में 60 काम कर लिया, 60 वर्क। तो उसी तरीके से ए और बी मिलके 4 + 3 7 काम। तो 4 डेज का अगर हमको निकालना होगा तो ये 28 करेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल स्टिल रिमेन। तो रिमेनिंग वर्क का हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो ये तो कंप्लीट हुआ हुआ काम हुआ 4 दिन में, 4 डेज में। तो रिमेनिंग वर्क जो होगा ये होगा टोटल वर्क 60 माइनस जो काम कंप्लीट हो चुका है 28, मतलब 2 32। लेकिन हमसे पूछ रहा है फ्रैक्शन, मतलब 32 काम बचा है, टोटल काम कितना है 60 है, तो 32/60। तो 4 से 4 8 32, 4 से 15, 8/15। तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। तो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग सिंपल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और वर्क कांस्टेंट रहता है तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, या टाइम का जो रेशियो होगा वो एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा होगा। इस वाले कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 oils priced at ₹90 per kg and 150 per kg are blended and sold at ₹144 per kg, achieving a profit margin of 20%. What is the ratio of the 2 oils in the mixture? तो 2 ऑयल हैं हम लोगों के पास अलग अलग कॉस्ट प्राइस का। एक ऑयल का कॉस्ट प्राइस है ₹90 पर kg, और दूसरे ऑयल का कॉस्ट प्राइस है ₹150 पर kg, ₹150 पर kg। अब बोल रहा है कि दीज 2 ऑयल्स आर ब्लेंडेड एंड सोल्ड, तो इन दोनों को मिक्स किया गया है और फिर इसका जो मिक्सचर है उसको सोल्ड किया जा रहा है 144 पर kg, ₹144 पर kg। मतलब ये जो है ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, और हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है 144 पे सेल करने पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज 20% है। तो अगर 20% दिया हुआ है तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। तो कॉस्ट प्राइस इस टू सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा, तो मतलब 5 रुपये अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है, 5 यूनिट अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो उस पर 1 यूनिट हमको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 5 यूनिट अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है और 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 + 1 6 यूनिट। और इस 6 यूनिट का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 144। इस 6 यूनिट का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 144 रुपीज़। ये 144 कैसे बनेगा? इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 बन जाएगा। तो उसी तरीके से अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा, तो इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 5 120। मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा मिक्सर का वो होगा 120 रुपीज़। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है क्योंकि हम लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 2 ऑयल्स इन द मिक्सचर। तो इस मिक्सचर में जो रेशियो है ऑयल्स का वो बताना है। तो ये किसका क्वेश्चन है? ये एलिगेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। और एलिगेशन में क्या करते हैं हम लोग? एक का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ले लेंगे, ये 90 रुपये, दूसरा 150 रुपीज़,
और ध्यान बस इतना रखना है कि जो बीच में रखते हैं, जो सेंटर पे हम लोग जो वैल्यू देंगे वो कॉस्ट प्राइस होगा, ना कि सेलिंग प्राइस। मतलब 144 को चेंज करके 120 कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और सेंटर पे रखेंगे। तो 150 में से 120 जाएगा तो 30, और 120 में से 90 जाएगा तो 30, मतलब 30:30, तो 1:1 का रेशियो बनेगा। अगर बेसिक से भी बनाते तो 90 रुपए वाला जो ऑयल है उसको एक्स लीटर मान लेते, और 150 रुपीज़ वाला जो ऑयल है उसको वाई लीटर मान लेते। तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस क्या निकलता? मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाता 90 इंटू एक्स प्लस 150 इंटू वाई, 150 इंटू वाई। और दूसरे तरीके से अगर इसको लिखना होता तो जो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाले हैं मिक्सचर का, वो निकाले हैं 120 रुपीज़। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 120 रुपीज़ होगा, और टोटल मेरा वॉल्यूम कितना है, कितना क्वांटिटी है मेरे पास, एक्स प्लस वाई लीटर। दोनों चीज़ सेम ही चीज़ है, ये 90x प्लस 150y, 120x प्लस वाई। तो अगर इक्वेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 90x प्लस 150y इज इक्वल टू 120x प्लस 120y। सॉल्व कर लेते हैं तो 150 माइनस 120, ये हो जाएगा 150 माइनस 120y, और ये हो जाएगा 120 माइनस 90x। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं डायग्राम के मदद से। 150 माइनस 120, 150 माइनस 120, और 120 माइनस 90, 120 माइनस 90। अगर बेसिक से बनाएंगे तो थोड़ा लिखना होगा। तो 150 माइनस 120 जाएगा तो ये हो जाएगा 30y वापस से, और ये हो जाएगा 30x। तो आंसर सेम ही आएगा, x:y आ गया, जो कि रेशियो लिए थे। x लीटर 90 रुपीज़ वाला ऑयल लिए थे और y लीटर 150 रुपीज़ वाला लिए थे, 1:1। ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए 1:1। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है? 3 pipes A, B and C are capable of filling a tank in 6, 8 and 12 hours respectively। तो ये पाइप एंड सिस्टर्न्स का क्वेश्चन है, और इसमें भी हम लोग सेम ही कंसेप्ट लगाते हैं जो टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट रहता है। जो टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट रहेगा वो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। क्या था मेरा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। सबसे पहले हम लोग टाइम का रेशियो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 pipes A, B and C are capable of filling a tank 6 hours, 8 hours and 12 hours। तो A, B and C 3 पाइप हैं, 6 hours, 8 hours and 12 hours। तो जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 6:8:12। और एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/6:1/8:1/12। अगर एलसीएम लेंगे 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24। तो इसका मतलब जो ए, बी और सी का एफिशिएंसी का जो रेशियो आया है, ए, बी और सी का जो एफिशिएंसी का जो रेशियो आया है वो 4:3:2 है। तो कैपेसिटी अगर निकालना होगा हम लोगों को टैंक का कैपेसिटी,
वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी मतलब कि वर्क जो ए और बी और सी मिलके कर रहा है, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम, ए का एफिशिएंसी 4 है तो 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24, 12 इंटू 2 24, कैसे भी लेंगे 24 ही आने वाला है, तो 24 लीटर्स मेरा टैंक का कैपेसिटी हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब सारे पाइप्स को एक साथ खोला गया है, दे ऑपरेट फॉर 2 आवर्स। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी अगर 1 घंटा के लिए साथ में ऑपरेट करेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 + 3 7 2 9 लीटर भरेंगे। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी 2 आवर्स के लिए साथ में ऑपरेट किए हैं, तो कितना लीटर्स भरेंगे, 9 इंटू 2 18 लीटर्स, मतलब टैंक का भर गया मेरा। तो रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है, जो बचा हुआ टंकी को भरना है, वो हो जाएगा 24 लीटर टोटल था, 18 लीटर भरा गया है, 6 लीटर्स। अब बोल रहा है कि आफ्टर 2 आवर्स पाइप सी इज क्लोज्ड, तो पाइप सी को क्लोज कर दिया गया है, मतलब ए एंड बी अभी भी काम कर रहा है। हाउ मच एडिशनल टाइम विल इट टेक टू कंप्लीटली फिल द टैंक, हम लोगों से टाइम पूछ रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू होगा वर्क बाई एफिशिएंसी, वर्क बाई एफिशिएंसी। कितना भरना है, 6 लीटर्स भरना है, और किसको भरना है, सी क्योंकि क्लोज हो चुका है तो ए और बी को भरना है, और ए और बी का एफिशिएंसी क्या है, 4 + 3 7, मतलब 6/7 आवर्स। यही आंसर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सेम कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क वाला, टाइम का रेशियो ले लेना है, फिर एफिशिएंसी का रेशियो उसका रेसिप्रोकल होगा, फिर टोटल वर्क निकाल देना है, फिर जो कंडीशंस दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको अप्लाई करते हुए फाइनल आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। A bullet train covers a fixed distance in 30 minutes at an average speed of 240 kmph। तो एवरेज स्पीड हम लोगों के पास दिया हुआ है 240 किलोमीटर पर आवर, 240 kmph, और टाइम दिया हुआ है कि अ बुलेट ट्रेन कवर्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन 30 मिनट्स। तो टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स बोलने का मतलब हुआ कि 1/2 आवर्स। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो डिस्टेंस जो ये बुलेट ट्रेन कवर कर रहा है इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 240, टाइम है 1/2, और ये हो गया किलोमीटर, मतलब 120 किलोमीटर। अब बोल रहा है ड्यू टू ट्रैक मेंटेनेंस के चलते इट नीड्स टू बी डाइवर्टेड इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय 20%। तो 20% इंक्रीज है डिस्टेंस में, फिर से वही चीज़, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, और रेशियो बन जाएगा मेरा 5:6 का। मतलब पहले अगर इनिशियल डिस्टेंस 5 यूनिट था तो अब जो नया डिस्टेंस बना है वो 6 यूनिट है। तो और 5 यूनिट का वैल्यू हम लोगों के पास 120 किलोमीटर दिया हुआ है, ये 120 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ये तो इंटू 24 करते हैं तो 120 बनता है, तो 6 का वैल्यू इंटू 24 कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 किलोमीटर। तो न्यू डिस्टेंस हम लोगों के पास है 144 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि इफ़ द ट्रेन नीड्स टू अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, मतलब डिस्टेंस जो है वो 144 किलोमीटर हो गया 20% इंक्रीज के बाद, लेकिन टाइम जो है वो पुराना वाला ही है 30 मिनट्स। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, व्हाट शुड इट्स न्यू एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस है 144, 30 मिनट्स का मतलब हो गया 0.5 आवर्स, या 1/2 जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ये किलोमीटर है। तो ये हो जाएगा 144
इंटू 2 किलोमीटर पर आवर। 2 4 2 जा 8, 2 4 2 जा 8, 288 kmph। तो ये मेरा नया स्पीड है। मतलब स्पीड 248 kmph अगर रखेंगे तो जो डिस्टेंस मेरा इंक्रीज किया है 144 20% से और 144 किलोमीटर बन गया, फिर भी हम लोग उसी टाइम में 30 मिनट्स के टाइम में उसको कवर कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, मेथड 2 देख लेते हैं। ये रेशियो मेथड है। अगर जो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पहले जो डिस्टेंस है, जो पहले का जो डिस्टेंस है 240, जो पहले का जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और जो बाद का जो डिस्टेंस है 144 किलोमीटर, ये दोनों 30 मिनट्स में कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला जो फॉर्मूला है, इसमें टाइम मेरा कांस्टेंट है। टाइम मेरा कांस्टेंट है, मतलब 30 मिनट्स में ही ये डिस्टेंस कवर करना है। तो जब भी ऐसा होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, तो मतलब डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस 20% से इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस 20% से इंक्रीज कर रहा है और टाइम मेरा कांस्टेंट है, तो स्पीड को भी 20% से इंक्रीज कर देंगे। मतलब 20% का इंक्रीज का मतलब हो गया 5:6। पहले स्पीड कितना था? 5 यूनिट का वैल्यू, पहले स्पीड था 240 kmph, 240। इसको करने के लिए 5 4 जा 20 इंटू 48 कर रहा है, तो 6 को भी इंटू 48 कर देंगे। 6 8 जा 48, 4 6 4 जा 24 प्लस 4 28। तो ये मेरा नया स्पीड होगा kmph। फिर से देख लेते हैं। टाइम मेरा 30 मिनट्स ही था जो हम लोगों को कवर करना है डिस्टेंस, तो इसका मतलब टाइम मेरा कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस और स्पीड में जो रिलेशन बनेगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस अगर 20% इंक्रीज करेंगे तो स्पीड भी 20% इंक्रीज करेंगे उसी टाइम में कवर करने के लिए। तो 20% इंक्रीज का मतलब हो गया कि 5:6 का रेशियो। 20% का मतलब 1/5 होता है, 1 का इंक्रीज 5 पे। 5 का वैल्यू दिया हुआ है 240, जो पुराना स्पीड है 240 kmph, तो 6 का वैल्यू होगा 288 kmph। यही आंसर होगा। तो 69 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। Two cars X and Y start from points 360 किलोमीटर अपार्ट एंड ट्रैवल एट कांस्टेंट स्पीड्स। तो दो कार हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर। एक कार X है, दूसरा कार Y है। इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, तो अगर दोनों का डायरेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब X इधर मूव करेगा और Y X की तरफ मूव करेगा, सो दे मीट इन 4 आवर्स। तो ये दोनों 4 घंटे में मिल जाते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कार X है इसका स्पीड x kmph है, x किलोमीटर पर आवर, और ये जो कार Y है इसका स्पीड y kmph है। तो x अपने, तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है डिस्टेंस का? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर x का स्पीड x है और ये 4 घंटे के लिए चलेगा, तो ये कितना चलेगा? तो x चलेगा मेरा x 4 आवर्स में कितना चला? 4x। उसी तरीके से y 4 आवर्स में 4y किलोमीटर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। स्पीड x है, टाइम 4 है,
दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया 4x किलोमीटर और 4y किलोमीटर। अब दोनों मिलके 4 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं इस पॉइंट पे पहुंचा, और ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया और बीच में आके इस पॉइंट पे पहुंचा और दोनों यहाँ पे मीट किए। दोनों मिलके 360 किलोमीटर चला होगा। मतलब 4x प्लस 4y जो डिस्टेंस है मेरा, ये इक्वल है 360 के। सॉल्व करेंगे अगर तो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 90। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 4 आवर्स, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 12 आवर्स। तो सेम डायरेक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि x इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और y इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन। और पहले इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो 360 किलोमीटर था। और 12 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार x, हम लोगों से x का स्पीड पूछ रहा है, तो इसका स्पीड अभी भी x के एमपीएच ही है, x के एमपीएच, और ये y के एमपीएच। एज्यूम x इज फास्टर कार, मतलब x का जो स्पीड है वो ज़्यादा है y से, x जो है वो ग्रेटर देन y, तभी ना ये x जो है वो पीछे से आएगा। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आके मिला और ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये मीटिंग पॉइंट हुआ और ये डिस्टेंस d, वाइड ये डिस्टेंस d चला होगा, x ये 360 किलोमीटर कवर किया प्लस ये d डिस्टेंस कवर करके y को यहाँ पे कैच कर लिया, और ये जो टोटल जो समय लगा है ये 12 आवर्स लगा है, 12 घंटा। तो फिर से वैसे ही निकाल लेंगे तो x जो है वो 12 आवर्स में कितना चलेगा, x 12 आवर्स में चलेगा 360 प्लस d, 360 प्लस d, और y 12 आवर्स में कितना चलेगा, y 12 आवर्स में ये डिस्टेंस d कवर किया है, मतलब d। तो अगर हम इक्वेशन के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 12 मेरा टाइम हुआ, x मेरा स्पीड है 360 प्लस d एंड 12y इज इक्वल टू d। तो d का वैल्यू हम 12y इसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 360 प्लस 12y। तो सॉल्व अगर करेंगे तो 12x माइनस 12y इज इक्वल टू 360, तो x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 30। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब x प्लस वाई का वैल्यू 90 है और x माइनस वाई का वैल्यू 30 है, तो 1 माइनस 2 अगर करेंगे, 1 माइनस 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो x और x कैंसिल हो गया, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 60, तो y का वैल्यू 30 आ गया। y का वैल्यू 30 अगर आ गया है तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू y प्लस 30, y प्लस 30 मतलब 30 प्लस 30 60। यही पूछ रहा है हम लोगों से कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार x, जो कि हम लोग एज्यूम किए हैं कि x km/h है। तो आंसर हो जाएगा इसका कि x का स्पीड ऑफ x इज 60 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। A circular pizza having a radius of 21 centimeter, if 75% of it's eaten, what is the area of pizza remaining? तो 75% पिज्ज़ा अगर खा लिया गया है तो बचेगा कितना, 25%, और 25% का मतलब क्या होता है 1/4। रेडियस हम लोगों के पास दिया हुआ है, रेडियस हम लोगों के पास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो जो रिमेनिंग एरिया होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल
पाई स्क्वायर बाई 4, 25%। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21 इंटू 1/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 66 हो गया, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 21/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126, फिर से 126, तो 6 2 8, 2 1 3, 1386/4। तो ये आ गया मेरा, ये तो 1386/4। ये हो गया 4 3 जा 12, 18, 4 4 जा 16, 26, 4 6 जा 24, 346.5। ये सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लेंगे। 173, 346.36 है, 432 है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। थोड़ा सा हम लोगों का आंसर डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लिए हैं। अगर 3.14 लेंगे तो आंसर एग्जैक्ट आएगा 346.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। A ring shaped disc has outer radius 10 cm and inner radius 7 cm। तो रिंग शेप्ड डिस्क होता कैसा है, एक उसके पास आउटर सर्किल होता है, एक इनर सर्किल होता है, और हम लोगों को दोनों का रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो बड़ा सर्किल है उसका रेडियस r, छोटा सर्किल r। तो बड़े r का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और स्मॉल r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द रिंग्स एरिया टू द होल आउटर सर्किल। तो आउटर सर्किल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्किल, वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, जो बड़ा सर्किल है। और एरिया ऑफ रिंग जो होता है ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, या पाई कॉमन ले लेंगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। हम लोगों से पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट रेशियो टू द रिंग्स एरिया, एरिया जो रिंग का है, टू द होल आउटर सर्किल। तो रिंग इज टू आउटर सर्कल, इसका एरिया पूछ रहा है। तो रिंग का हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ये हो जाएगा आउटर सर्कल का पाई r स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये है r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा r प्लस r और r माइनस r, r प्लस r और r माइनस r इज टू r स्क्वायर। तो r प्लस r का वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 7 17, और r माइनस r का वैल्यू हो जाएगा 3, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 100। तो 17 3 जा 51, तो ये हो गया 51:100। तो रेशियो हम लोगों से पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट रेशियो बताओ। तो 1:2 सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अगर ये 50:100 रहा था तो इसको लिख सकते थे ना 1:2, लेकिन ये 51:100 है, तो ये क्लोजेस्ट 1:2 रेशियो आ रहा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए। ये भी इजी क्वेश्चन था, सिंपल एरिया ऑफ रिंग और एरिया ऑफ आउटर सर्कल का रेशियो निकालने के लिए पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। A bicycle wheel having a radius of 35 cm, what percentage of its circumference is covered in a quarter ton? तो QUARTER, क्वार्टर टन का मतलब ही होता है 25%, 25%। तो इसमें जो रेडियस का जो वैल्यू दिया हुआ है,
r इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, वो यूजलेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हम लोगों से पूछ रहा है ये ऐसा हो गया कि बताओ कि आधे आधे टर्न में कितना एरिया कवर करेगा या कितना सरकमफ्रेंस कवर करेगा। तो आधा का मतलब क्या होता है 50%, तो 1/2। तो इसी तरीके से ये क्वार्टर का मतलब होता है 25%, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 5 पासेस थ्रू 1/8। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस 5 और ये लाइन पास कर रहा है 1/8 से। तो अगर कोई पॉइंट या अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है तो इसका मतलब हो गया कि वो जो पॉइंट है वो उस लाइन पर लाई करता है 1/8। मतलब वो जो पॉइंट होगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 8, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। m x का वैल्यू 1 देंगे तो ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस 5। तो देयरफॉर m का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 31 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब माइनस 37 का होल क्यूब प्लस 210 को सिंप्लीफाई करके बताना है। तो सिंपल क्यूब है, वैल्यूज फाइंड करके सिर्फ पुट करना है। तो 31 का क्यूब, तो 31 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 31, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 प्लस 3 6, 961। फिर से 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा ये 3 961, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 28। तो 1 9 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 और ये हो जाएगा 29। तो 29,791। तो ये 31 का होल क्यूब पहला आया। 18 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए 324। तो 18 से फिर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 18 4 जा 72, हाथ में 7, 18 2 जा 36, 43, 18 3 जा 54 प्लस 4 58, 5832। तो ये 18 का क्यूब आ गया। 37 का क्यूब करना है तो पहले 37 का स्क्वायर कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। तो 9 5 और 1 6 3 1 3 6 9। फिर से 37 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 7 जा 63, 7 6 जा 42 प्लस 6 48, 7 21 4 25, 7 7 9 5 8 3, 9 3 जा 27, 6 3 जा 18 प्लस 2 20, 3 3 जा 9 11 और ये 4। तो ये हो गया 3 8 7 15 का 5, हाथ में 1 6 9 1 10, ये हो जाएगा 5653। तो 31 का क्यूब और 18 का क्यूब मतलब 29791 और 18 का क्यूब 5832 और 210, इस तीनों को ऐड करना है। तो 2 प्लस 1 3, 3 1 4, 9 4 13 का 3, हाथ में 1, 8 2 10, 11 7 18, 9 5 14, 15 का 5, ये 35,833 आ गया। और इसको माइनस करना है 5653 से, 37 का क्यूब से। तो ये हो जाएगा 35,833। तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और ये हो जाएगा 14,820।
नेगेटिव में, -14,820। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। तो कैलकुलेशन था, इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है फिर, तो ये कंप्लीट करता है हम लोगों का पहला पेपर को। थोड़ा लंबा हो गया हम लोगों का ये वीडियो, लेकिन सारे क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, ताकि जो शुरू कर रहे हैं एसएससी का प्रिपरेशन उनको भी समझ में आए कि कंसेप्ट क्या है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।